अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आमदन को बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है और आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्सेस पर इंसार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इनकम टैक्स और सेल टैक्स दो मशहूर टैक्स हैं। सेल टैक्स में पूरी मशीनरी 74 साल में सिर्फ 2 लाख बंदों को रजिस्टर नहीं कर सकी। क्या वजूहत हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या सेल टैक्स में बेहतरी लाकर आमदन को बढ़ाया जा सकता है? आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार शबीर साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। इफ्तिखार शबीर साहब, आप सेल टैक्स के एक्सपर्ट हैं, आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में सेल टैक्स के इशूज़ क्या हैं? सेल्स टैक्स में काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। जो आजकल सबसे ज़्यादा हॉट इशू वो ये है कि अगर आपकी कोई एरर आ जाती है, आपकी कोई गलती हो जाती है, क्लरिकल एरर आ जाती है, आपकी रिटर्न आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अजाब से गुजरना पड़ता है। उसमें सबसे पहले तो आपको एक ऑटो अप्रूवल के प्रपोज रिटर्न आप लोग उसका जमा कराते हैं, उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, सेल्स टैक्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर वगैरह जमा करवाने पड़ते हैं। बैंक स्टेटमेंट उस मंथ की देनी पड़ती है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं। वो एक ऐसे किस्म के पेचीदा हालात बना देते हैं और इतना तंग करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को और उसके वकील को कि उसके लिए एक अजाब बन जाता है। पीछे एक नारा सा चला था सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन के मामला प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया, कि कोई आसानी नहीं है? नहीं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन तो बहुत आसान है। मैं बात कर रहा हूँ रिवाइज रिटर्न की। अगर आपकी कोई रिटर्न में गलती हो जाती है और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो वो एक बड़ा इशू बन जाता है। उसमें पेनल्टीज कितनी है? पेनल्टीज रिवाइज के लिए तो कोई पेनल्टी नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर रिवाइज नहीं कर सकता। रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसमें इतने हर्डल्स पैदा कर दिए गए हैं कि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डिपार्टमेंटल लोग चाहते ही नहीं कि लोग रिवाइज़ करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिटर्न रिवाइज़ करें तो उन्होंने उसके रेट मुकर्रर किए हुए हैं कि आप 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, तो आपका इमीडिएटली वो ऑन कर देते हैं बटन जो एक होता है प्रपोज रिवाइडेड रिटर्न करने का। अदरवाइज़ आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं डिपार्टमेंट के, 2-2 महीने गुजर जाते हैं, कंसल्टेंट्स की जूतियाँ घिस जाती हैं और वो रिवाइज रिटर्न के पीछे लगे रहते हैं। इफ्तिखार साहब, जिस तरह आप बता रहे थे पहले 75 सिर्फ टोटल इसके सेल टैक्स के सेक्शन है, कानून है, तो कौन से ऐसे कानून है जो FBR में जो करप्शन का एक अलमिया सा पैदा हो गया? सेल टैक्स में रिफंड लेने के लिए जाएँ तो तब भी करप्शन, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँ तब भी करप्शन, हर तरफ करप्शन का अलमिया है सेल टैक्स में ख़ास तौर पर। ये क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि शुरू से जो मशीनरी है वो करप्ट अनासर पे मुनसर है। कभी FBR ने, बोर्ड ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी कि जो हमारे इस तरह के करप्ट अफसरान हैं या ऑडिटर्स वगैरह हैं उनकी कोई पूछ गिछ की जाए। वैसे तो ये लोग बड़ा करते हैं कि जी हमें आप अपनी रिटर्न्स दें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, तो जो इस तरह के करप्ट अफसर हैं या करप्ट ऑडिटर्स वगैरह हैं सेल्स टैक्स के, उनके एसेट्स की तो छानबीन आज तक कभी नहीं हुई। यानी कि आप चाहते हैं जो सेल टैक्स के ऑडिटर उनकी भी छानबीन बिल्कुल की जाए, उनके पास पता लगे। सिविक गाड़ी रखी हुई है, उसकी सैलरी 80,000 लाख रुपए है, तो वो एक होंडा सिविक गाड़ी में फिर है, कहाँ से लेके आया है? वो करप्शन से ही लेके आया है। वो तो दूसरे सोर्स हो सकते हैं ना, कमाई के ज़रूरी नहीं है वो सेल टैक्स में ही वो कमा सकते हैं। लेकिन ये है में जो हमारा 74 सालों में हम आज तक 1,30,000 के तकरीबन, जो मेरे पास फिगर है, लोग रजिस्टर्ड हैं सेल टैक्स में। इनकम टैक्स में 26 लाख लोग हैं जी। तो फिर सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है? क्यों लोग इस तरफ सेल टैक्स में नहीं रजिस्टर होना चाहते? सेल्स टैक्स में इस तरह की कोई पेचीदगियों की वजह से लोग रजिस्टर होना नहीं चाहते। कोई कबात है, एक तो हर महीने रिटर्न देनी पड़ती है। ज़ाहिर है लोगों में इतना नो हाउ नहीं है, वो रिटर्न खुद फाइल कर नहीं सकते, उन्हें कोई लॉयर या कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है। अब जो शख्स साल बाद एक इनकम टैक्स की 5-10 हज़ार फ़ीस देते हुए घबराता है, वो हर महीने 5 या 10 हज़ार फ़ीस देते हुए परेशान होता है। मेन हर्डल तो उसमें यह है कि वो फ़ीस से घबराते हैं, फिर टैक्स देने से घबराते हैं। कई लोग रजिस्टर भी हो जाते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती, उसके बाद कहते हैं ये कि हमें अजाब में पड़ गए, हमें हर महीने 17% टैक्स देना पड़ रहा है। जी। काशिफ अनवर साहब, जिस तरह इफ्तिखार शबीर साहब ने 17% जो टैक्स देने से घबराते हैं, मुश्किलात हैं, आप क्योंकि ताजिर बरदरी साहब का ताल्लुक है, हर बार आपको साथ कोई ना कोई ताजिर किसी न किसी इशूज़ पे आवाज़ उठाता है। कभी सेल टैक्स का 38 है, 39 है, 40 है, उसके हवाले से परेशान होते हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई ये जो सेल टैक्स के ऑफिसर हैं तंग करते हैं ताजिर बरदरी को आके? देखिए, बात ये है कि जब आपके कानून में तमाम तर इख्तियारात आपके टैक्स कलेक्टर्स के पास होंगे और जिन्होंने टैक्स पे करना है,
उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। तो अगर वो तंग नहीं भी करना चाहेंगे तो कानून ने उन्हें इजाज़त दे रखी है, ठीक है। और वो अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नॉर्मली ये भी कहता हूँ कि करप्शन, व्हाट इज़ करप्शन, कि जब आपके इख्तियारात बेजा हो जाते हैं तो फिर आप उनका इस्तेमाल करते हैं। अब अल्टीमेटली जहाँ तक की बात है कि सेल्स टैक्स के प्रॉब्लम्स हैं, सेल्स टैक्स के इश्यूज़ हैं, लोग आना नहीं चाहते, और उन 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 प्रॉब्लम्स की वजह से ही आपको अल्टीमेटली जब फील्ड स्टाफ के पास जाना पड़ता है या जब आपको डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है तो वो आपकी हेल्प नहीं करते। पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है आपकी, अगर आपने सेल्स टैक्स नहीं दिया या आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, इतना आपका अमाउंट टैक्स का नहीं बन रहा होता जितनी जितने पेनल्टीज penalties होते ज़्यादा हैं, होती जितने सर चार्जेस होते हैं, जितने सेक्शंस उसके ऊपर लग जाते हैं। वहाँ पर फिर बंदा कहता है कि अच्छा यार तुम मेरे साथ मुकमका कर लो। अब जैसे मैं इनकम टैक्स की दूंगी, अगर आपके इनकम टैक्स की विद होल्डिंग की स्टेटमेंट है, उसका रोज़ का 2500 रुपया जुर्माना है, और एसी के पास या कलेक्टर के पास ये भी इख्तियार है कि वो 10,000 रुपया मिनिमम भी कर सकता है। तो वो वहाँ पर बारगेन होती है कि भाई आप वो 10,000 रुपया मिनिमम जुर्माना कर देता है और जितने भी बीच में पैसे उसने लेने होते हैं वो ले लेता है। तो हर सेक्शन में, हर कानून में तमाम जितने भी अफसरान हैं उनके पास बेजा इख्तियार है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ, आपका ऑडिट होता है, आपका जो भी असेसिंग ऑफिसर है वो आपके खिलाफ फैसला कर देता है, ठीक है, टैक्स पेड ने गलती की या टैक्स पेड ने गलती नहीं की, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि जिस असेसिंग ऑफिसर ने आपकी असेसमेंट की है क्या वो ठीक की है, और क्या वो अपील में जाकर या क्या वो ट्रिब्यूनल में जाकर या क्या वो हाई कोर्ट में जाकर रिवर्ट बैक नहीं होगी। अगर वो रिवर्ट बैक होगी तो फिर आप उस असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? अगर 3 फैसले उसके गलत साबित होते हैं उस पर एक्शन कोई लेना भी नहीं। चाहिए। अब अगर मैं आपके उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि क्या वो तंग करते हैं या नहीं करते। अगर एक असेसिंग ऑफिसर को ये पता हो कि अगर मैंने गलत फैसला कर दिया और ये रिवर्ट बैक हो गया और मुझसे पूछताछ होगी और मेरी एसीआर में लिखा जाएगा कि कितने फैसले वापस हो गए हैं, तो मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, मेरे खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन चूंकि कोई एक्शन नहीं है, आप तो स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं कि जो ताजिर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो टैक्स पेयर है वो चोर है। हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, चोर है, अब पकड़ो भाई इसको, हमने लाना है, स्क्वीज करना है, टैक्स लेना है। ये आपने नहीं देखना कि वो टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा, प्रॉब्लम से। अब मुझे ये बताएं, कोविड का क्या आपने अपने ऑडिट्स बंद कर दिए? क्या आप अपने स्टेटमेंट्स बंद कर दी? क्या आपने तो पिछले, कोविड तो अभी भी चल रहा है, आपने तो पिछले महीने की भी सेल्स की रिटर्न की जो टाइम है वो आपने एक्सटेंड नहीं किया, आपने तो उसकी भी पेमेंट ड्यू डेट थी वो आपने एक्सटेंड नहीं की। अब ऐसे लोग आपके देखें, आपके वहाँ वो जो टिड्डी दिल का भी जो हमला हुआ था, आपका वो भी एक इशू चल रहा था, आपका कोविड का भी इशू चल रहा था। आप रिलैक्सेशन मांगते हैं, आपकी नेगेटिव 0.4 जीडीपी है, 5,000 अरब का आपने जनाब टैक्स का हदफ रख दिया है, कैसे पूरा होगा? जब आपके 5.5 जीडीपी था तब तो आप इतना पूरा कर नहीं सके। अब IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि जी अगले साल हो सकता है कि 1% आपका जीडीपी हो, एक्सपेक्टेड है, हो भी सकता है कि ना हो। तो आप 5,000 का कैसे टारगेट पूरा करेंगे? तो फिर क्या होता है, फिर अल्टीमेटली ऐसे तमाम लोग जो टैक्स नेट के अंदर होते हैं, ऐसे तमाम लोग जो आपके सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं, ऐसे तमाम लोग जो अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने क्यों किया उनके साथ ये कि जनाब हम आपकी वीडियो करेंगे, सारा चेक करेंगे आपका? यार आप अभी तो शुक्र करें कि आपकी इंडस्ट्री चल रही है, शुक्र करें कि आप एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को पैकेजेस दे रहा है कि आप अपने वर्कर्स को ले ऑफ ना करें, अब क्योंकि कर्जे ले ले सस्ते, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम आपकी वीडियो मॉनिटरिंग करेंगे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप हमें अपनी प्रोडक्शन दिखाएं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। फिर यहाँ से जब आप ऐसे कवानीन बनाएंगे, जब आप इख्तियार उनको ज्यादा देंगे, तो अल्टीमेटली वहाँ पर ऐसे तमाम रिश्वत के अनासर पैदा होंगे। लोग इसमें रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते। हसन अली कादरी साहब, सेल टैक्स में कौन कौन से लोग हैं जो आते हैं इसकी दायरा कार में, और क्या वजूहात हैं? जिस तरह काशिफ साहब कह रहे थे, खौफ की वजह से या इतने वो कदगन लगाई जाती हैं उसकी वजह से लोग इसमें रजिस्टर नहीं होते। देखिए, इसमें सेल टैक्स में यूँ है जनाब कि जो आपकी एक ख़ास जो सेल का ब्रैकेट है जो 10 मिलियन है, उससे ऊपर अगर हैं आप तो तब आप रजिस्टर होना है। एक इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने ब्रैकेट रखा हुआ है, फिर इसके अंदर वो फिर कुछ वर्कर्स आपके जो हैं उसको करते जा रहे हैं। अब उसमें भी गुस्ताखी माफ़, लेकिन मेरा ख्याल है इफ्तिखार भाई मेरे से एग्री करेंगे कि जो कॉटेज इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसके साथ भी हर साल एक खेल खेला जाता है, और उसका भी दायरा कार इतना तंग कर दिया गया है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि हर बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर हो। देखिए अयूबी साहब, आपका ये सवाल नहायत अहम है कि लोग सेल टैक्स में रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहते।
और उसका देखें जवाब ये है कि जैसे इफ्तिखार भाई ने कहा कि देखें मसला ये है कि लोगों के लिए एक तो कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि लोगों ने पैसे देने हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्या वजह है कि अगर मैं 5,000 रुपया दे रहा हूँ तो रिजल्टेंटली मैं 60,000 रुपया एक जो छोटा कारोबार है वो साल का दे रहा है कंसल्टेंट को फीस, उसमें भी हर्ज नहीं है, वो भी देने को वो लोग तैयार हैं। वो सेल टैक्स 17% भी देने को कुछ लोग तैयार हैं। एक तो देखें, आपको याद होगा हमने कोई 2000 मेरा ख्याल है ग़ालिबन 2018 की या 17 की बात है, डॉक्टर कलामुल हक साहब के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था मैंने और आपने मिलके, और उसमें एक बड़ी बात हुई थी कि जी सिंगल डिजिट पे जाना चाहिए तमाम दुनिया में जहां ब्रॉडनिंग की गई है सेल टैक्स की। अब आप देखिए कि VAT को नाफिज किया है UAE ने किया है, ठीक है जी। जब UK ने भी किया था तो 2 काम उन्होंने किए थे। एक काम उन्होंने ये किया था कि जी फ्लैट रेट स्कीम लॉन्च की थी जिसमें इनपुट एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन ऑडिट कोई नहीं होता था सरकार की तरफ से। और दूसरी बात है कि सर जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और सिंगल डिजिट पे जा सकते हैं जी सर, जा सकते हैं। PRA ने ये चीज़ की है। तो उसमें ये कि जो हमारा फेडरल सेल टैक्स है उसमें क्या है कि सिंगल डिजिट की तरफ जाते ही नहीं है। दूसरी बात सबसे अहम ये है कि देखें जब आप ऑडिट करते हैं किसी का सेल टैक्स का तो उसमें आप खुल्लम खुला हरासमेंट करते हैं। आप सेक्शन 73 की बात करते हैं कि जी बैंकिंग चैनल के ज़रिए पेमेंट की जाए। आपकी कैश बेस्ड इकॉनमी है जनाब, क्या बैंकिंग चैनल के ज़रिए आपने पेमेंट करनी है। फिर आप बात करते हैं कि जी इन्वेंट्री वो पूरी मेंटेन करे। अब आप मुझे बताइए कि एक जो मीडियम साइज एंटिटी है वो अपनी इन्वेंट्री कहाँ से मेंटेन करे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट हर चीज़ के कहाँ से मेंटेन करे। आपका तो होना तो ये चाहिए था जनाब कि आप कहते जी सेल डिक्लेयर करो, सेल का 5% 6% आप दे दें सेल टैक्स, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। एक 1 पेजर सिंपल सेल टैक्स की रिटर्न आती, कैटेगरी वाइज आती, उसमें कुछ ना पूछा जाता है। और वेरी राइटली सेड कि जनाब सेल टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ करने जाएं तब हरासमेंट की जाती है, सेल टैक्स का ऑडिट हो तब हरासमेंट की जाती है। और ऑडिट में भी सितम ज़रीफ़ी आप ये देखें कि पहले ऑडिट पॉलिसी आती थी और उसमें ये कहा जाता था कि जी 3 साल में 1 मरतबा सिलेक्शन होगी। अब हर साल सेल सेक्टर भी ऑडिट होता है। अब आप देखें ना, एक शख्स जो ऑडिट करा रहा है इनकम टैक्स का, वो इनकम टैक्स का अलग ऑडिट करा रहा है, सेल टैक्स का अलग ऑडिट करा रहा है, वो EOBI की अलग कंप्लायंस कर रहा है, वो फेडरल एक्साइज की अलग कंप्लायंस कर रहा है, वो किधर जाएगा। देखिए आपने अल्टीमेटली टैक्स पेयर को कॉर्नर कर दिया। और जहाँ बात आती है ब्रॉडनिंग की, तो देखिए ब्रॉडनिंग का पहला असूल ये है कि देखें ऑडिट में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी लास्ट प्रोग्राम में जब ऑडिट की बात हुई थी, क्योंकि ऑडिट मेरे दिल के बहुत करीब है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बात है कि देखें ऑडिट में हर्जा कोई नहीं है, ज़रूर कीजिए आप, लेकिन सर थोड़ा सा सीख तो लेने दीजिए। देखिए बात यह है, अक्सर काशिफ भाई हम और चैम्बर में बैठे होते हैं तो एक बात हम लोग करते हैं कि जी गलती वो करता है जो कुछ करता है। जी। तो जनाब अगर टैक्स पेयर ने गलती की है तो उसने कुछ किया भी तो है, उसने रिटर्न तो कम से कम फाइल की है, उसने कुछ तो टैक्स फाइल किया है ना। ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ। जिस तरह आप सिंगल वो कह रहे थे रिटर्न की, क्या सिंगल रिटर्न मुमकिन है सेल टैक्स में, और अगर सादा इसको आसान बनाया जा सकता है तो वो किस तरह मुमकिन है। लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन छोटे से कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन अल कादरी साहब। जी सर। अच्छा, जैसे आपने सवाल आपका ज़रा सर रिपीट करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने पूछा था, जो आप रिटर्न कह रहे थे सिंगल सफ़े की अगर लानी है, सादा लानी है, तो किस तरह मुमकिन है। सर इसमें यूँ है कि देखें मैं आपको हवाला देना चाहूँगा नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस का, जैसे का इनेकाद 2018 में ग़ालिबन या 2017 का साल था, ICAP ने किया। और एट दैट टाइम जनाब हमारे सीनियर शब्बर जैदी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं BR के, ही वाज ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल। तो वहाँ पे जो सर बहस चली थी ना सिंगल रिटर्न को लेके, वो ये थी कि देखें सिंगल रिटर्न एक सिस्टम को सिंगल करने की बात नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कानून की हार्मोनाइजेशन की बात है, ठीक है। कि देखें अगर आप सिंगल रिटर्न करने चाहते हैं सारे प्रोविंशियल का और फेडरल का, तो उसमें 2 किस्म के इशूज़ आ जाते हैं। एक तो ये कि आप कानून हार्मोनाइज़ करें, रेट एक जैसे हों, और उसके साथ आपको एक बॉडी ऐसी रखनी पड़ेगी जो कि इस चीज़ की ज़ामिन हो कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो हर एक के हिस्से का कितना बनता है उसको मिले। टैक्स हार्मोनी के लिए तो टैक्स काउंसिल बना दी है उन्होंने। जी वो बिल्कुल बनाई है, लेकिन अब ये देखना ही है ना कि वो किस तरह काम करती है और इन इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करती है। और उसमें ज़्यादा पेचीदा चीज़ ये है कि देखें आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई ये बात सच है कि जब आप सिंगल रिटर्न के बजाय 4 या 5 रिटर्नें फाइल कराते हैं, क्योंकि देखें अगर कोई ऐसा शख्स है
जो कि गुड्स पे भी काम कर रहा है और सर्विसेज पे भी, तो फेडरल की भी सेल टैक्स रिटर्न देगा। अगर वो पाकिस्तान वाइज काम कर रहा है नेशन वाइड, तो फिर उसको PRA की भी रिटर्न देनी है, SRB की भी देनी है, उसने KPK की भी देनी है, उसने BRA की भी देनी है, यानी बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी की भी, और ICT में अगर उसका इतलाक होता है तो उसकी भी उसने देनी है। तो वो एक बहुत बड़ी कंप्लाइंस कॉस्ट बन जाती है, और वो एक बहुत बड़ा इशू है कि उसको किस तरीके से किया जाएगा। और उसमें देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि आप उस रिटर्न को सिंप्लीफाई कीजिए, आप कैटेगरी वाइज लेके चलिए। और इनपुट एडजस्टमेंट का यहाँ तक ताल्लुक है, अब तो E-स्ट्राइव का मामला आ गया सर, तो अब तो ज़ाहिर है अगर मैंने आउटपुट डाला है और अगले ने इनपुट क्लेम किया है तभी इनपुट क्लेम हो सकता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। अब वो फ्लाइंग इनवॉइसेस वाला दूसरे मामला तो ख़त्म हो गए, तो उस मामलात में तो चीज़ें बड़ी आपकी सिंप्लीफाई हो गई हैं, ठीक है ना जी। तो आपको ये चाहिए। और इसमें यहाँ पे मैं एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल है काशिफ भाई भी एग्री करेंगे, कि एक इन्होंने सेक्शन 11 में एक शिक रखी हुई है जिसमें कहते हैं कि जी अगर आपकी 2 महीने की सेल टैक्स रिटर्न नहीं गई तो आपको मिनिमम टैक्स लायबिलिटी की तरफ हम ले जाएंगे। एक टेक्निकल मसला है, इफ्तिखार भाई भी एग्री करेंगे, हमारे भी कुछ क्लाइंट्स को नोटिस आए। तो उसमें यह है कि जी कोरोना की सिचुएशन में आप लोगों को मिनिमम टैक्स लायबिलिटी पे लेके जा रहे हैं, यानी आप क्या करते हैं कि 12 महीने की रिटर्न उठाते हैं और जो सबसे ज़्यादा लायबिलिटी है वो कहते हैं जी जमा कराएं। अब आप अगर कोई 2 महीने रिटर्न जमा नहीं करा सका तो सरकार को ये चाहिए था कि जनाब सहूलत देता, डेट एक्सटेंड करता, लोगों को ये मौका देता, कोई एमनेस्टी लेके आता कि जनाब आप ये अगर नहीं करा सके तो हम इसमें आपको सहूलत देते हैं। वो कह रहा है कि बजाय सहूलत देने के हम मिनिमम टैक्स लायबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। सर बिल्कुल आ सकती है। किस तरह? सर क्यों नहीं आ सकती? देखें ना, मेरी गुजारिश है, देखें जो नया रजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है उसको जब आप सेल टैक्स में रजिस्टर करते हैं तो जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसके वाले से आप एमनेस्टी दे सकते हैं। आपके जितने रिटेलर्स हैं, देखें आपने रिटेलर्स को कहा जी हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, आपने शोर मचाया हुआ है ऑनलाइन करना चाहते हैं। मेरा सवाल आज ये है कि जो ऑनलाइन आप करना चाहते हैं उनको सहूलत क्या दे रहे हैं आप? क्या आप उनको कोई एमनेस्टी दे रहे हैं? आप उनको एमनेस्टी दीजिए, आप उनका टैक्स रेट कम कीजिए। देखें डिजिटल रेवेन्यू का, मुझे याद है यहाँ पे चौधरी जाहिद अतीक साहब मौजूद थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था जी डिजिटल रेवेन्यू का वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। PRA का सलाती पैकेज है, क्या इसी तरह इसको सेल टैक्स को भी हम इस तरह रजिस्टर बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं। और मैं आपको ये बात, मेरा ख्याल है काशिफ भाई मेरे से एग्री करेंगे और शायद मुझे सेकंड करें इस मामले में, कि अगर सेल टैक्स की एमनेस्टी दी जाए तो सेल टैक्स की एमनेस्टी 2 टाइम्स मोर सक्सेसफुल हो सकती है रादर देन इनकम टैक्स। बिल्कुल ठीक है जी। काशिफ अनवर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं अगर सेल टैक्स में कोई एमनेस्टी आ जाए तो आपके लोग रजिस्टर हो जाएंगे इसमें? अल्टीमेटली बात फिर वही है कि आपके इतने मसाइल हैं। चलिए एमनेस्टी दे दी, मैं इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि अगर आप किसी को कोई फ़ायदा देंगे, सहूलत देंगे तो वो ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वही कवानीन लगेंगे ना आपके ऊपर। क्या आप फैसिलिटेट करेंगे? आप फैसिलिटेट तो नहीं करेंगे। क्या आप वहाँ पर अगर कोई मिस हो जाती है रिटर्न तो क्या आप वहाँ पर हमें कोई उसमें कोई पेनल्टियाँ ज़्यादा नहीं लगाएंगे? आप फिर भी वहाँ पर लगाएंगे। भाई अब हम सिर्फ बार बार सिर्फ यही कहते हैं कि लोग टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आते? लोग टैक्स देना चाहते हैं। ये बात नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते, लोग सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की वजह से टैक्स। ऑडिट किसका होता है? अभी जो आपके जो ऑडिट हुआ है 10, 12, 15 हज़ार लोगों का, जो पिछले दिनों आपकी इनकम टैक्स की बैलेटिंग हुई है, सेल्स किसकी हुई है? जो नेट के अंदर था। जो नेट के अंदर नहीं था उसकी तो ऑडिटिंग नहीं हुई, उसकी तो बैलेटिंग नहीं हुई। उनको काशिफ साहब जब उनको ऊपर एक्शन लिया जाता है तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। काशिफ साहब वो तो शोर तो ये आपकी ताजिर बरादरी सड़कों पे आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हुकूमत थोड़ा जाना चाहती है तो ताजिर बरादरी सड़कों पे होती है। देखें हुकूमत का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा हुआ है यहाँ पर। क्या हुकूमत के पास, क्या हुकूमत नोटिस नहीं भेजते जो गाड़ियों की हैं? क्या हुकूमत नोटिस नहीं भेजते जो अपने प्लॉट्स खरीदते हैं या अपनी ट्रांसफर्स करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की? पूछते हैं ना, उनको नोटिस जाते हैं ना। भाई अगर आपकी विल है इसको करने की, इस सेक्टर को, जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं है, आपके पास सारा डाटा है। कौन सा डाटा है जो आपके पास नहीं है? आप CNIC डालते हैं, आपके पास सारा डाटा आ जाता है। जो प्रॉपर्टीज़ अपनी जो बेचते हैं, क्या वो एक्साइज नहीं पे करते? क्या वो विद होल्डिंग टैक्स पे नहीं करते? आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके नोटिस नहीं भेजते? ये देखें, ये बड़ा ही, मैं इस एक्सक्यूज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं और लोग टैक्स नहीं देना चाहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है
तो फिर आप उसको लें ना, उसको कहें भाई तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे बैंक में हम क्या चैम्बर में बैठ के बार बार ये बात नहीं करते कि इसका निचोड़ सबसे ये ज्यादा भाई साहब बड़ा- एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, काशिफ भाई की बात से मैं एग्री करूँगा। आपके जो इंस्पेक्टर होते थे ना सर 90s में, इफ्तिखार भाई एक अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्री करेंगे, उनको ये भी पता होता था कि जनाब जो सेठ काम कर रहा है उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की जाती है, कितना फॉरेन ट्रैवल करता है। जब उसको जो FBI में सेल टैक्स, मर्ज किया गया, उसके बाद लेकिन मिसाल नहीं खत्म सर हुई। नहीं, जब जेबें गर्म होती हैं ना तो ज़ुबानें बंद हो जाती हैं सरकार, ये मुख्तसर बात है। नहीं हसन बात कादी साहब, इससे मैं थोड़ा सा, आप सही कह रहे होंगे लेकिन मैं इससे इत्फाक नहीं करता, क्योंकि जब मुझे जो इल्म है मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सेल टैक्स ऑफिसर को जब FBI में जम किया गया, आज तक वो जो काबिल बंदे हैं उनको साइड पे लगाया हुआ है। 900 बंदा पूरे तो सर उसकी वजह है ना, सर उसकी वजह है ना, सेल टैक्स ऑफिसर, आपके जो सेल टैक्स के ऑडिटर और ऑफिसर हैं वो खुद भी फ़ायदा उठाते हैं और पूरी चेन को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं सर, दिस इज़ द रीज़न। चलो जी, ये मैं मान लेता हूँ। इफ्तिखार साहब, आप सेल टैक्स को सदर भी रहे हैं, आपको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा तजर्बा है। क्या जो इनपुट है और आउटपुट है सेल टैक्स में, इनके मराहल को सादा और आसान किया जा सकता है? तो अगर किया जा सकता है तो किस तरह मुमकिन है? नहीं, अब तो काफ़ी सारी रिलैक्सेशन दी गई है। इस दफ़ा तो वो रिटेलर्स को भी रिलैक्सेशन दी गई है, उसमें फ़िक्स टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसमें मतलब कोई इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट ही एक तरह ख़त्म हो गया है। जो आपका फ़िक्स टैक्स है, सपोज़ एक बाइक रिटेलर है, वो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है तो वो फ़िक्स टैक्स पे कर देता है, उसी फ़िक्स टैक्स को आप रिवर्स करके उसकी सेल बनाएंगे और वो आप ले लेंगे, तो मतलब वो टैक्स उसने ऑलरेडी पे कर दिया होगा, उसको फर्दर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है। तो वो एक तरह पाकिस्तान टैक्स बार की एक प्रपोजल 3-4 दिन पहले सामने आई थी। वो कहते हैं ये सेल टैक्स को FBR से अलहदा कर दिया जाए, जोन अलहदा बना दिया जाए, LTOs में, RTOs में, पूरे पाकिस्तान में इनके ऑफिसर अलहदा लगा दिए। नहीं, ये बेहतर तो 1000 गुना कह रहे हैं टैक्स नेट बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें ये हुआ है जब ये मर्ज किया गया ना, करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि बेहतरी आ सकती है। पहले भी जब ये अलहदा होते थे मर्जर से पहले तो काफ़ी बेहतर थे और वो बंदे भी काफ़ी समझदार थे जो सेल्स टैक्स के ऑडिटर वगैरह थे, उन लोगों को पता था। अब उसमें ये हुआ है कि जब ये FBR के साथ मर्ज किया गया है ना, तो इसमें इनकम टैक्स वाले बंदों को भी सेल्स टैक्स के चार्ज दे दिए गए, और वो बिल्कुल पैदल है, उनको बिल्कुल नो हाउ नहीं था कि सेल्स टैक्स क्या चीज़ है, कुछ उनको इल्म नहीं था। बल्कि वो तो हम लोग जाते हैं तो हमसे कई दफ़ा पूछ लेते हैं। सेल टैक्स की मद में रिफंड्स भी बहुत फेक लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा पहले होते रहे ये। तो आप रिफंड का निज़ाम है जो आप सेल टैक्स का, वो बेहतर है, आप उसे इत्फाक करते हैं? सेल्स टैक्स का जो अब करंट निज़ाम है वो तो बेहतर है, लेकिन अभी भी बेशुमार पेंडेंसी है। जो मैनुअल रिटर्न्स जमा कराए गए थे 2-2 साल हो गए हैं, वो अभी तक लोगों को रिफंड नहीं मिले। FTO में लोग गए हैं, उधर से ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन स्टिल वो पेंडिंग है। जो ऑडिट निज़ाम लाया गया ऑनलाइन, वो रिफंड का निज़ाम लाया गया, उससे कोई फायदा नहीं, उससे फ़ायदा ये करंट रिफंड तो मिल जाते हैं, लेकिन जो पेंडेंसी है वो ख़त्म नहीं हुई लोगों की। जो मैनुअल लोगों ने रिफंड फाइल किए हुए तो स्टिल पेंडिंग है, अभी तक कई लोग उनके पीछे लगे हैं, वो रिफंड उन्हें नहीं मिले। 8B के क्या मसाइल आ रहे हैं? 8B का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो कमर्शियल इंपोर्टर्स को आ रहा है। कमर्शियल इंपोर्टर्स का ये इशू बन गया कि जिस महीने वो इंपोर्ट करते हैं ना, उस महीने वो अगर सेल ले लेते हैं तो वो 8B के उसमें नहीं फॉल करेंगे, लेकिन अगर वो नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे तो वो उनका वो 10% कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 90% उनको इनपुट अलाउ होगी, तो उससे उनके लिए शदीद मसला पैदा हो रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वैट भी दे रहे हैं, टैक्स एट सोर्स उनका चला जाता है, उनके लिए तो मसला पैदा हो गया ना। इस तरह आसानी किस तरह पैदा की जा सकती है? आसानी इस तरह पैदा की जा सकती है कि जिस तरह पहले था 8B की जो सिलेक्शन की जाती थी रिटर्न में, वो ओपन कर दी जाए फॉर कमर्शियल इंपोर्टर, ताकि वो ओपन होगी तो कमर्शियल इंपोर्टर उसे अवेल कर सकेगा फैसिलिटी को। ठीक है। इफ्तिखार साहब, जितना सेल टैक्स का हम शोर शराबा सुनते हैं पूरे पाकिस्तान में, जब उनकी तादाद रजिस्ट्रेशन के बारे में आती है तो वो ना होने के बराबर है। इनकम टैक्स जिसका हम नाम लेते हैं, इनकम टैक्स में जब देखा जाए इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट था वो वैसे ही ख़त्म हो गया। अगर आज FBR से पूछा जाए इनकम टैक्स पर आप इनकम पे कितना टैक्स लेते हो तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता। ये क्या वजूहत है? इसकी मेन रीज़न तो यही है कि जो मशीनरी है हमारी, हर साल वो एक तो रिटर्न ही नहीं डिटर्मन कर सकते, हर साल रिटर्न में चेंजेस होती हैं। कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हर साल रिटर्न चेंज की जाए। आप बैठे रहते हैं, सितंबर में इनकम टैक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, रिटर्न फॉर्म ही नहीं आते हैं। अब इस साल 13 सितंबर को वो IRS पे रिटर्न लोड हुई है, तो ये लोग तो खुद डिले करते हैं। एक उसका पैटर्न बना दें और उसी को फॉलो करें और उसी को चलाते रहें।
इसी तरह सेल्स टैक्स का होता है, जब सेल्स टैक्स ईयर एंड होता है तो आप वेट करते रहते हैं, सेल्स टैक्स की रिटर्न ही नहीं आई होती, एक एक महीना फिर ये एक्सटेंड करते हैं, सेल्स टैक्स की रिटर्न नहीं होती। हालांकि उसमें क्या करना होता है, इन्होंने सिर्फ उसमें ईयर चेंज करना है और उसको ओपन कर दिया। पीआरए में ये इशू कभी नहीं आया। अच्छा, इसमें सेल टैक्स में भी हर बजट जो आता है इसमें इसके टैक्स रेट बढ़ाए कम किए जाते हैं हर बजट में हर साल। सेल्स टैक्स के जी। सेल्स टैक्स के तो काफ़ी अरसे से 17% ही चल रहा है जो स्टैंडर्ड रेट है। तो फिर इसके फिर रिटर्न तो फिर हसन कादरी साहब सही कह रहे हैं, लदा की जा सकती है और आसान की बनाई जा सकती है। बिल्कुल बनाई जा सकती है, इसे सिंगल पेज पे लाया जा सकता है, उसमें एनेक्चर्स वगैरह सिंगल पेज पे इफ्तिखार शबीर साहब कह रहे हैं सिंगल सफ़े पे लाया जा सकता है। अगर सिंगल डिजिट पे सेल टैक्स को पूरे कर दिया जाए, पूरे मुल्क में कर दिया जाए, तो आप उम्मीद करते हैं कोई 1000 गुना टैक्स नेट हमारा बढ़ सकता है, आमदन बढ़ सकती है, हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। देखो ये जनरल ये हम सहूलत जब कहते हैं हुकूमत क्या सहूलत देती है, तो लेकिन सहूलत देखो ये मुल्क तो चलना है ना, इसको तो चलाना है, लेकिन आमदन का जरिया भी तो टैक्स ही है। देखिए कानून तब इम्प्लीमेंट होता है जब अक्रॉस का बोर्ड होता है। आपके कवानीन अक्रॉस का बोर्ड नहीं होते। आपने अगर एक कानून को लागू करना है तो फिर सब पे लागू करें ना। ये तो नहीं हो सकता कि आधों पे लागू होगा और आधों पे लागू नहीं होगा। बाहर के ममालिक में टैक्स इसलिए सारे देते हैं, वो भी शौक से नहीं देते, उनका सिस्टम इतना अपडेटेड है, वो इतने एडवांस्ड हैं कि कोई उनसे हमारी जो आपकी जो कैश की इकोनॉमी है, आप उसको कैसे लेकर आओगे, डॉक्यूमेंटेड कैसे करोगे, आप उसको कैसे बैंक में लेकर आओगे? या तो आप 50-50 क्या, जिस तरह अमेरिका में $100 का नोट है, इससे बड़ा नोट नहीं है, या तो आप भी ऐसा कर दो कि आप 100 रुपया ले आओ, इससे बड़ा आपके पास नोट कोई ना हो, तो तब तो आपकी ऐसी तमाम पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी। आप अपने उस सेक्टर को जो आपका जो ग्रे इकोनॉमी आपकी है, अब जो आप एमनेस्टीज दे रहे हैं, अब जो आपने कहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपने जो 31 दिसंबर तक आपके पास एमनेस्टी है, आपने कहा है जो मर्जी लाओ, बीच में आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करो। तो जब आप खुद दे देते हैं ऐसी एतमाद करने के लिए वैसे भी लोग ना फिर भी उसके बावजूद रजिस्टर नहीं हो रहे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखो काशिफ साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। दूसरा जो सबसे बड़ा खौफ है, वो जो एक टैक्स पेयर है या जिसने अपने आप को रजिस्टर कराना है, उससे ये खौफ है कि ये ट्रैप है। तीसरी बात, उससे ये खौफ है कि अभी तो जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के आने से पहले वो ये कहते थे कि जिसने एमनेस्टी अवेल की होगी, हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम वो सारे उनके नोटिस कर देंगे और हम सबके दोबारा केसेस खोल देंगे। अब भी तो ये इशू है कि भाई अगर खान साहब की गवर्नमेंट है, आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आप देख लें, कोई कह रहा है जी कि आपकी जो कोलिजन गवर्नमेंट आ जाएगी, मिलके गवर्नमेंट बन जाएगी, यहाँ तो पता ही नहीं है, सूरत हाल है, ये खतरनाक है। सर देखें, आपको ये पता होना चाहिए, अभी आपकी जो 1 पेजर रिटेलर्स के लिए जो आपकी टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न आई है, उसमें नीचे लिखा है कि दिस इज फॉर द टैक्स ईयर 2020। सिर्फ 1 साल ही के लिए आपने 1 पेजर देना था। और मैं यहाँ पर ये भी बात शर्तिया कह सकता हूँ कि कोई शख्स अपना इनकम टैक्स की रिटर्न या सेल्स टैक्स की रिटर्न बगैर एक अच्छे एडवाइजर के नहीं फिल कर सकता। सर मैं तो नहीं कर सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ताजरों से टैक्स को बहुत बेहतर जानता हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनकम टैक्स की एनुअल रिटर्न फाइल कर लूँ, मैं इनकम टैक्स की रिटर्न साल एनुअल फाइल नहीं कर सकता। देखें, आपको अपने टैक्स के प्रोसीजर्स को आसान करना है और दिस इज अ ट्रैप। आपने अगर लाना भी है नॉन टैक्स पेयर्स को तो उन्हें फैसिलिटेट करें। मुबारक में गोशवारा हर स्टोर से मिल जाता है, हर बुक स्टोर से मिल जाता है। भाईजान आपको सबसे जरूरी है कि अगर जो टैक्स पेयर है, चाहे वो सेल्स टैक्स का है, चाहे वो सेल्स टैक्स तो बहुत ही मुश्किल है ना, लोग तो इनकम टैक्स की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर सकते, तो सेल्स टैक्स की फॉर्मेलिटी तो पूरी करना ही बहुत मुश्किल है। और फायदा, आप फायदा क्या देंगे? हसन कादरी साहब, बेनामी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जितने भी एक्ट आ गए हैं, क्या ये भी सेल टैक्स में कोई असरअंदाज होते हैं, इकॉनमी पे असरात इनके मुरतब होते हैं? अगर नहीं तो फिर मसला हुकूमत को कहाँ पे आ रहा है? जो आज जो हमारे आमदन को नहीं बढ़ा सकते, हम टैक्स नेट को नहीं बढ़ा सकते, टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकते, इन कवानीन के इतला के बाद को बेहतरी की तरफ कदम होगा या नहीं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब देता हूँ। नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन अली कादरी साहब,
इसमें ये है कि थोड़ा सा ना मैं आपको पस मंज़र में ले जाना चाहूँगा यूबी साहब। ये जो सारे मामलात हो रहे हैं ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, आपका बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो गया, इसका जो सिरा है ना इस सारी बात का, वो FATF से जाके मिलता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो उसमें मसला ये है कि जो आपकी टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम एक्ट और तमाम कवानीन लाए गए हैं। और इसमें देखें, सेल टैक्स का तो इतलाक़ नहीं होता, लेकिन जो इनकम टैक्स है उस पर बड़ा मीटर इतलाक़ होता है। उसकी वजह ये कि पहले अमूमन तौर पे देखा गया था कि बेनामीदार जो है उसके नाम पे एसेट ले लिया जाता था, और ये होता था कि जी मैंने मिसाल के तौर पे बेनिफिशियल ऑनर मैं हूँ, यानी पैसे मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने एसेट लिया हुआ है अपने किसी मुलाजिम के नाम पे, अपने किसी एम्प्लॉई के नाम पे, जो कि बेनामी एसेट कहलाता था। तो 2017 के बाद से अब ये मुमकिन नहीं है कि मैं कोई बेनामी एसेट रख सकूं। और अल्टीमेटली बेनामी एसेट का मकसद यही होता था कि जो ब्लैक मनी या आउट ऑफ बुक्स ट्रांजैक्शन जो थी उनको कवर करने के लिए बेनामी एसेट्स पार्क किए जाते थे, और उनको सेल करके फिर वहाँ से रेमिटेंस बाहर की तरफ भिजवाई जाती थी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी यही कहता है कि जनाब आप जब पैसे बाहर भिजवाते हैं तो उसके वो रमूज़ो काफ बताता है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी मेजर एक चेंज आई है कि 181 जो आपका सेक्शन है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर की बात करता है इनकम टैक्स में, वो अब ये कहता है, पहले ये था कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई तो आपने कहा कि ठीक है जी ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये जी मेरा बैंक अकाउंट है, ये मामलात हैं, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब वो ये कहते हैं कि किसी स्टेज पे अगर ये बात साबित हो जाती है कि आपका कोई हिडन बैंक अकाउंट है, आपका कोई अनडिक्लेयर्ड गोडाउन है, आपका कोई अनडिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या कोई भी ऐसा मामला है, तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। यानी बेशक कि आपने रिटर्न फाइल की हुई है, फाइलर हैं आप या नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं करते तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, और मैं अपने नाज़रीन की नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि जी बड़ा ज़रूरी है कि जो भी एसेट आप लें वो आप अपने नाम पे लें। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि जी आप अपने वालिदैन के नाम पे, या वालिदैन बच्चों के नाम पे, या भाई बहन के नाम पे, विद इन फैमिली मेम्बर जो है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। लेकिन उसके अलावा तमाम जो एसेट्स हैं उसमें अगर बेनामी की सिचुएशन आती है तो वो फिर एसेट कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है। अब इसके हवाले से उसकी ट्रिब्यूनल भी बनाई जा रही है, सारे मामलात गवर्नमेंट कर रही है, तो इसमें टैक्स पेयर को कॉशियस होना पड़ेगा। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो यही कहता है कि ख़ास रिसीव जब आप एक मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उसका पर्पस देखा जाएगा कि जी क्या है, और जो मुल्क के अंदर भी पैसा आ रहा है उसका भी पर्पस देखा जाएगा। आपने देखा होगा कि जो सेक्शन 111(4) है उसको भी अब नैरो किया जा रहा है। पहले एक ज़माना था कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि आप कितनी फ़ॉरेन करेंसी मंगवा सकते हैं बाहर से, क्योंकि देखें लिमिट अभी भी नहीं है, लेकिन उसमें अब ये लिखा गया है कि अच्छा ये भी एक मिसनोमर है, लोग समझते हैं ये लिमिट है, लिमिट नहीं है। असल कानून ये है कि अगर आप 50 लाख से ऊपर की फ़ॉरेन रेमिटेंस मंगवाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पर्पज़ के लिए मंगवा रहे हैं। 50 लाख तक आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सर ये जो आपका सवाल है उसमें यह मामला है सर, वो तो FATF की शरारत को पूरा करने के लिए मामला दूसरे चल रहे हैं। असल में कादर साहब, सेल टैक्स निज़ाम में जो छोटे ताजर हैं या दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी हज़रात हैं जी, उनको किस तरह रिलीफ दे सकते हैं, किस तरह उनको बेहतरी की तरफ हम सेल टैक्स में ला सकते हैं? देखें उसमें यूबी साहब सबसे अहम चीज़ ये है कि आप उनके लिए कंप्लायंस आसान बनाएं, एक बात। दूसरा, उनके लिए आप इनपुट आउटपुट वाला जो मसला है ना जी ख़त्म करें। देखें आप वैल्यू एडिशन पे देखें, सेल टैक्स है क्या? सेल टैक्स का मतलब है वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेना। आप हर इंडस्ट्री की वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करें और आप हर इंडस्ट्री से उसकी वैल्यू एडिशन ले लें। अब देखें ना, जैसे अभी इफ्तिखार भाई कह रहे थे कि जी इंपोर्टर जो है उससे आप वैल्यू एडिशन ले लेते हैं 3% की, लेकिन उसके बावजूद आप उसको 8B में आपने फंसाया हुआ है। तो देखिए ना, मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ आता है जहाँ आप कानून को पेचीदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात करता हूँ कि अगर सेल टैक्स का 4%, 5% या 3% मुख्तलिफ प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि देखें सेल टैक्स एक ऐसा कानून है जो कि प्रोडक्ट के हिसाब से चलता है, हर प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ रेट ऑफ टैक्स हो सकता है। तो आपको ये चाहिए कि जो आपके दरमियाने तबके के जो ताजर हैं, जो रिटेलर हज़रात हैं, होलसेलर हज़रात हैं, उनसे आप एक वैल्यू एडिशन लें फ्लैट रेट स्कीम को अडॉप्ट करते हुए, और उसके मुताबिक आप चार्ज करें, और ना ही उनसे कोई इनपुट का मामला लें। सिंपल सा तरीका हो सर, वो 1 पेजर एक रिटर्न जमा कराएं, अपना चलान जमा कराएं, अल्लाह खैर से अल्लाह, उनको ना इनपुट का मसाइल हो ना कोई और। साहब, ये जो सेल टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन में आता है? नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की सर डेफिनेशन में आता है। बेसिकली जितने भी टैक्सेस ट्रांजैक्शन बेस्ड हैं उनको तमाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, जिसमें सेल टैक्स भी शामिल है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है, कस्टम्स भी शामिल है सर।
जब सेल टैक्स इंडायरेक्ट में आता है तो फिर तो हर बंदा इसको सेल टैक्स को पे कर रहा है, इसके बावजूद भी फिर हम टारगेट को पूरा नहीं कर सकते, फिर वो इसका मतलब करप्शन तो फिर वो हुकूमत के खजाने तक पहुंचता नहीं है। नहीं सर, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इसमें बिल्कुल आपको याद होगा एक दफ़ा हमने पेट्रोलियम के ऊपर भी प्रोग्राम किया था। जनाब हमारे जो फॉर्मर सदर गुजरांवाला टैक्स बार के हमारे भाई आबिद हफीज़ आबिद साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, तो उस वक्त भी हमने यही तस्करा किया था कि जी सवाल ये है कि जो टैक्स लिया जाता है वो जाता कहाँ पे? देखिए सेल टैक्स आपका इतना अच्छा, उसमें क्या है, उसमें भी चोरी होती है सर, कि मैं एक सेल टैक्स इनवॉइस काटता हूँ, आगे पास ऑन नहीं करता सर मैं, तो वो क्या है उसको मुझे देखना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, अब वो तो सर उसका तो आंसर कम हो गया है, उसकी वजह स्ट्राइव है, ई स्ट्राइव है, उसकी वजह से ये आंसर काफ़ी कम हो गया है। बल्कि मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से एलिमिनेट हो गया है किसी हद तक। लेकिन देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जो आपके सेल टैक्स जो आपके गवर्नमेंट के इदारे पे करते हैं, जिन्होंने पे करना होता है, गवर्नमेंट के इदारे आपके सेल टैक्स काटते हैं, जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं, वो टैक्स काट के जमा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, ये भी एक बड़ा अहम पहलू है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। सर वो तो देखिए ना, उसका प्रॉपर विदहोल्डिंग का ऑडिट होता है, सारे मामलात होते हैं, उसका CPR जमा होती है, सब चीज़ें होती हैं कि जमा हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसको देखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि देखें असल इशू कहाँ आता है, इशू जमा करने ना करने की बात नहीं, इशू ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर इतना रेवेन्यू जा रहा है तो उसको इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। ठीक है जी, वो इस्तेमाल हो रहा है आपकी डेट सर्विसिंग में, इस्तेमाल हो रहा है, कहा यह गया था पूरा नई हुकूमत की तरफ से कि जनाब ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे कि जी हम कॉस्ट बढ़ाएंगे, कम करेंगे, सारा कुछ करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट के जो अपनी कॉस्ट है, जो अपने ख़र्चे हैं, तमाम दुनिया जानती क्या अखराजात हैं, जो हमारे PM हाउस के अखराजात चल रहे हैं वो तमाम दुनिया जानती। तो देखिए मामला देखें, अब देखें ना, एक यहाँ पे यूबी साहब मैं एक और बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। देखिए हमने एक नारा लगाया था कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी, हम ब्रॉडनिंग करेंगे। जब हम आए थे तो नारा जो है ना, वो नारा सिर्फ अल्फाजों में और जलसों में ही नज़र आया है, वो नारा प्रैक्टिकली अमली इक़दामात करने में सिर्फ FATF का भी किरदार है, जिसकी वजह से FATF का देखें, FATF आप ये समझ लें कि FATF तो आपकी मजबूरी बन गया ना सर, वो आपसे करवाया गया है, आपने किया नहीं है। अगर FATF को हुकूमत ये कहती है कि जी हमने किया है, तो मादत के साथ हजूर वाला वो आपसे करवाया गया है, आपसे किया नहीं है। देखें ना जी, आप IMF और FATF की जो बात करते हैं वो आपसे करवाया गया, आपने नहीं किया, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आप ना करते फिर आप देखते क्या होता है। इखलाकी तौर पर दुरुस्त इक़दाम है। देखिए इखलाकी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है। देखें कोई भी टेररिज्म फाइनेंसिंग की जो एक्टिविटी है उसको रोकना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है और उसके ख़िलाफ़ भी नहीं जाना चाहिए, मैं अमली तौर पे समझता हूँ। काशिफ अनवर साहब, हसन अल कादरी साहब ने बहुत अच्छी डेफिनेशन उसकी की है, बड़ी तफसील से हमें आगाह किया है, हमारे नाज़रीन को, व्यूवर को। सेल टैक्स में हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, क्या प्रपोजल है आपके पास? तो सहूलियात से हटके, क्यों सहूलियात का आपने कहना, फिर सहूलियात के बाद में हम उसको किसी वक्त और फ़ायदा मैं सहूलियात की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें एक जो मैन्युफैक्चरर है, अब आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो आपने कहा था 2 टैक्स हैं, एक सेल्स टैक्स है और एक इनकम टैक्स है। जब एक FPR है तो फिर इनके अलग-अलग कवानीन क्यों हैं? आप टैक्स पेयर क्यों नहीं कंसिडर करते? खैर अब बात यह है कि जो एक मैन्युफैक्चरर है, अब कानून क्या कहता है कि जनाब अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस काट रहे हैं तो आपने 57% देना है। अगर आप किसी NTN होल्डर को इनवॉइस काट रहे हैं, रिटेलर को काटते हैं, तो आपने 3% एडिशनल देना है। अब बात यह है कि आप फिर देखें इसमें एक मैन्युफैक्चरर का क्या कसूर है कि एक जो उसका जो कंज्यूमर है या जिसने उससे परचेजेस लेनी है वो रिटेलर है और वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, पेनल्टी तो फिर मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगती है ना। अब आप अगर निज़ाम को देखें, आप दूसरी तरफ कहते हैं कि अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाएं, तो जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, जो आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगाता है, तमाम प्रॉब्लम्स आप उसके लिए कर देते हैं। काशिफ साहब 100 मिलियन वाला इशू भी तो है ना सर। फिर आपने इनडायरेक्टली एक रिटेलर के ये कर दिया, एक मैन्युफैक्चरर अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा की सप्लाईज एक रिटेलर को देगा तो जो प्रोपोर्शनेट उसका इनपुट टैक्स का जो पोर्शन होगा वो नहीं मिलेगा उसको। फिर जो 10 करोड़ की एक रिटेलर को देगा वो जो उसके एक्सपेंसेस होंगे प्रोपोर्शनेट वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी डिसअलाउ हो जाएंगे। अब आप उसको स्क्वीज करते हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, रिटेलर्स के लिए तो आपने, मैं रिटेलर्स के खिलाफ नहीं हूँ, अब आपने रिटेलर्स को ये कहा कि 1 पेज आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न आ गई, आपने टोटल परचेजेस डालनी है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको आप ये कहते हैं कि तुमने 10 रुपए की भी इनवॉइस इशू करनी है वो भी तो तुमने वो सेल्स टैक्स में देनी है और उस इनवॉइस को अलहदा करना है। हमें आप कहते हैं मैन्युफैक्चरर को कि भाई आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन्स ढूंढो। मैन्युफैक्चरर कहाँ से ढूंढे? दूसरी तरफ जिस पे जो सेकंड ऑपोजिट साइड पे
जिस पे कानून का इतलाक होना है और जिसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना है, आप उसको कहते हैं तुम्हें ज़रूरत नहीं है सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की, तुम सिर्फ अपनी टोटल सप्लाईज डाल दो। तो देखें जब तक आप मुतवाज़ी नहीं करेंगे कानून एक को को, खौफ दिला रहे, एक से प्यार कर रहे हैं। एक को आप कहते हैं कि भाई तुमने हर अपनी जो इनवॉइस है वो इनकम, अगर इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, जिस मेरे रिटेलर भाई की 9 करोड़ भी सेल है, उसको सेल्स टैक्स का कानून रजिस्टर कंसिडर नहीं करता। वो चाहे जितना मर्जी टैक्स दें, अगर अगले साल आपका जो मिनिमम टैक्स होगा वो 1.5% होगा, वो अगले साल 9 करोड़ की सेल के ऊपर 1.5% टैक्स पे करेगा, वो तब भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको तब भी कोई उसको सहूलत हासिल नहीं है। और जो एक मैन्युफैक्चरर दे रहा है आप, वो 3% वो एडिशनल दे रहा है। अब ये तलाक भी, मैं इस कानून के खिलाफ नहीं हूँ, कानून ज़रूर आप बनाएं लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करें ना। जी जी भाई आपकी 20 करोड़ आवाम में से आप चलें आधे निकाल दें, आपके कोई 5 करोड़ तो होंगे जो आपके रिटेलर्स होंगे या जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उसमें से कितने लोग हैं आपके 20 लाख से 28 लाख आपके रिटर्न फाइलर्स हैं। तो अगर आप अपने कवानीन को इस मुश्किल बनाएंगे, अगर आप कवानीन उन लोगों के लिए बनाएंगे कि भाई तुम अगर आओगे, अब जो दूसरा अभी जो आया पिछले दिनों एक आपका आया है, वो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस का जो आपका कानून आया है कि जितने भी आपके रियल स्टेट के एजेंट्स हैं और जितने भी आपके ज्वेलर्स हैं और जितने भी आपके अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। उनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या एजेंसी जाकर उनको चेक कर सकती है। आप एक तरफ आप फैसिलिटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ तलवार रख रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपने चेक करना है, कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है कि अगर आपके पास बंदा आया है और उसने अगर आपके साथ डील ख़त्म भी की है तो आपने बोर्ड को इतला देनी है कि भाई इसने मेरी ये इन्फॉर्मेशन इसकी ठीक नहीं है, या इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, या इसकी आपने उससे रिटर्न्स वगैरह चेक करनी है। हाउ इट कम्स, ये तो फिर अपने दुश्मनी निकालने का बड़ा आसान तरीका है। और फिर आप ये कहते हैं कि हमने करप्शन खत्म करनी है। अगर आप कानून ऐसे बनाएंगे कि आप मुझे ये बताएं, आपके FBR का एक सिपाही मान नहीं होता और आप कानून में ये कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का ऑफिसर जाकर आपके चेक कर सकता है और 5 साल तक के रिकॉर्ड रखने हैं ज्वेलर्स ने और आपके रियल स्टेट एजेंट्स ने, और कोई भी पूछ सकता है, तो फिर देखें। और दूसरी तरफ आप कहते हैं करप्शन खत्म नहीं करनी। इफ्तिखार शब्बीर साहब, टाइम कम है, जिस तरह काशिफ अनवर साहब ने कहा, करप्शन के हवाले से भी, कवानीन के हवाले से, टैक्स कवानीन में हम किस तरह पैदा कर सकते हैं? आखिरी 1-2 मिनट है प्रपोजल के। अगर आप टैक्स कम करेंगे तो लोगों का शोर भी बढ़ेगा, वो कहेंगे यार टैक्स रेट भी कम है, चलो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाए। तसादम है जिस तरह वो बता रहे हैं काशिफ अनवर साहब, इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? इसको किस तरह हम खत्म कर सकते हैं? मैं आपका सवाल नहीं समझा। टैक्स हार्मनी जिसको हम कहते हैं, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में जिस तरह मसाइल चल रहे हैं, जिस तरह काशिफ अनवर साहब ने अभी तफसील से बताया हमें, किस तरह हम इन टैक्स कवानीन में हम आहंगी ला के किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? इसमें एक बेहतरी का तो ये भी हो सकता है कि आप सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को अगर मर्ज कर दें, उसमें इनकम टैक्स को भी पर मंथ पे ले आएँ। उसमें ये भी एक प्रपोजल है कि अगर उसे इनकम टैक्स को भी पर मंथ पे ले आएँ कि उसमें हर महीने जो आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं उसके साथ ही एक इनकम टैक्स भी दे दें। वो एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया जाए तो वो उसी में दें, और सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे उसमें रजिस्टर हो जाएं और सेल्स टैक्स का रेट कम कर दिया जाए, या एक यूनिफॉर्म रेट कर दें 10%, उसमें इनकम टैक्स सेल्स टैक्स दोनों शामिल हों, वो पर मंथ लेते जाएं, फाइल भी हल हो जाएंगे। साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ अनवर साहब आपको बहुत शुक्रिया, हसन अली साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।